नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके प्रिय चैनल दी एडू पॉकेट पर आपका स्वागत है। आज हम शुरू करने वाले हैं एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसमें हम समझेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। उसकी डिटेलिंग तो हम अलग से सेपरेट वीडियो लेक्चर्स में करेंगे, परंतु हम अंग्रेज़ी में पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो होता क्या है, उसको हम पहचानें कैसे और सरल तरीके से हम उसको कैसे अपनी भाषा में प्रयोग में ले सकें, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, ये इंट्रोडक्शन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप देखें, सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लिश की। तो दोस्तों एक बात बताएं आप हमें, इंग्लिश होती क्या है? हम अपने आप से एक सवाल पूछें, होती क्या है? व्हाट इज इंग्लिश? तो एक जवाब आता है कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, भाषा है। तो फिर एक और प्रश्न बनता है कि भाषा क्या होती है? व्हाट इज लैंग्वेज? भाषा क्या होती है? तो फिर एक और जवाब आता है कि भाषा जो है उसमें साउंड क्रिएट होता है। जब भी हम लैंग्वेज की बात करेंगे तो लैंग्वेज मीन्स ऑलवेज वी हैव साउंड्स। इन लैंग्वेज वी हैव ऑलवेज साउंड्स। अलग अलग प्रकार की साउंड जो होती है उसको हम क्या कहते हैं? लैंग्वेज कहते हैं। लैंग्वेज, हम बात इंग्लिश की कर रहे हैं तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज में क्या होता है? साउंड होता है। अब साउंड को यदि हम बात करें तो साउंड दो प्रकार की हो सकती है, ध्यान देना। एक होती है मीनिंगलेस, मतलब अर्थहीन, जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता। और एक होती है मीनिंगफुल, अर्थपूर्ण। अब अगर मैं कहूं साउंड तो है पर मीनिंगलेस है, पर जिस साउंड से कोई अर्थ निकलता है तो हमें यह समझना पड़ेगा कि जिस साउंड से जो अर्थ निकलता है वो कैसे क्रिएट होती है। ये जो मीनिंगफुल साउंड है ये क्रिएट कैसे होता है, ये क्रिएट कैसे होती है। तो जब हम बात करें कि किसी भी भाषा में, किसी भी लैंग्वेज में साउंड जब क्रिएट होती है, साउंड यदि मीनिंगफुल होती है तो क्रिएट किससे होती है? तो जवाब आता है कि वो लेटर्स से होती है। ठीक है। अब लेटर्स की बात यदि हम इस इंग्लिश के संदर्भ में बात करें तो लेटर्स कितने होते हैं? जैसा कि हम सबको पता है, टोटल कितने हैं? 26 हैं। 26 लेटर्स वी हैव इन इंग्लिश अल्फाबेट। हमने एक शब्द यूज किया, अल्फाबेट। अब आप देखें, ये जो अल्फाबेट है इसमें, इस इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल कितने अक्षर होते हैं? 26 होते हैं। तो फिर जब इसको हम और आगे डिवाइड करें तो इसमें क्या होता है? इसमें वाउल्स होते हैं और कंसोनेंट होते हैं। क्या होता है? कंसोनेंट, वाउल्स होते हैं, जैसा कि हम जानते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। और इसके अलावा जो है, जो बी, सी, डी वगैरह 5 ये होते हैं, 21 ये होते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? लेटर्स कहलाते हैं। अब एक चीज़ और ध्यान दें, जब ये दोनों मिलते हैं, क्या क्या मिलते हैं? वाउल्स मिलते हैं, कॉन्सोनेंट मिलते हैं, तो एक यूनिट बनती है। वो यूनिट कौन सी है? वो यूनिट कहलाती है वर्ड। ध्यान देना दोस्तों। अब एक और सवाल आता है, तो फिर ये वर्ड क्या होता है? तो हम इसको कहेंगे ए मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स। क्या आया? ए मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स, यानी कि जो भी ये अक्षर है इनका अर्थपूर्ण, इनकी एक अर्थपूर्ण यूनिट को हम क्या कहते हैं? वर्ड। थोड़ा और समझें, जैसे मान लो मैंने लिखा पेन, तो जैसे मैंने पेन लिखा इसका एक अर्थ था, लेकिन यदि मैं इसकी जगह
EPN कर दूं, इसका कोई अर्थ नहीं। अगर इसकी जगह मैं ऑफिस लिखूं तो आप देखें OFFICE। अब आप इसमें देखें वाउल्स भी है, कॉन्सोनेंट भी है, ये दोनों इसमें शामिल है। इसका मतलब ये एक वर्ड है। क्यों है? क्योंकि इसका कोई एक अर्थ निकलता है। ये शब्दों की एक यूनिट है, शब्दों का एक समूह है जो एक अर्थपूर्ण अर्थ देता है, यानी कि जिससे कोई अर्थ निकलता है। यहाँ तक बात समझ में आई? अब आप यहाँ एक चीज देखें, हमने यहाँ बात की, दोबारा देखना, हमने यहाँ क्या बात की कि इंग्लिश एक भाषा है। इंग्लिश क्या है? इंग्लिश एक भाषा है। भाषा क्या होती है? भाषा में क्या होता है? भाषा में साउंड क्रिएट होता है। साउंड कैसे होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। मीनिंगलेस होते हैं, जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता, कुछ भी समझ में नहीं आता। एक क्या होता है? मीनिंगफुल होता है, अर्थपूर्ण होता है। तो फिर ये साउंड क्रिएट कैसे होता है? ये जो मीनिंगफुल साउंड जो है ये क्रिएट कैसे होता है? ये क्रिएट होता है लेटर्स से। तो फिर सवाल आता है लेटर्स कितने होते हैं? तो आप सभी जानते हैं लेटर्स अंग्रेजी की चूंकि हम बात कर रहे हैं तो वहाँ कितने होते हैं? 26 होते हैं। तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो ये और आगे जाकर के विभाजित होता है, डिवाइड होता है कितने भागों में? वाउल्स और कॉन्सोनेंट में। तो यहाँ पर 5 वाउल्स होते हैं और कॉन्सोनेंट होते हैं। ये दोनों मिलकर के जब भी वाउल्स और कॉन्सोनेंट मिलेंगे क्या बनेगा? वर्ड बनेगा। अब ये जो वर्ड है वो क्या कहलाएगा? ए मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स इज वर्ड। ओके, अब हम अंग्रेजी में शब्दों का उपयोग करते हैं। वी यूज वर्ड्स, शब्दों का उपयोग करते हैं। वी यूज वर्ड्स इन सेंटेंसेस। शब्दों का उपयोग हम करते हैं, किसमें करते हैं? वाक्य में करते हैं। तो फिर वो कितने प्रकार के होते हैं? अब हम आते हैं अपने सीधे पॉइंट पर, क्योंकि हमने कहा कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को थोड़ा सा ब्रीफ करते हुए चलेंगे। तो कौन कौन से हैं? अगर हम इस आधार पे चलें, मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स के आधार पे चलें, जो वर्ड है, तो वर्ड कितने प्रकार के होंगे? सबसे पहले आप देखेंगे अंग्रेजी में क्या होता है? नाउन होता है। नंबर 2 पे प्रोनाउन होता है। नंबर 3 पे एडजेक्टिव होता है। इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ना बोल करके एडजेक्टिव, 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 है ना, सीधा। अब ड साउंड जो है वहां से हटाएंगे, अ से सीधा जे पर, एडजेक्टिव। चौथा यदि हम बात करें तो फिर हम लेते हैं वर्ब। वर्ब के बाद यदि हम बात करें तो क्या होता है? एडवर्ब। ठीक है, वर्ब, एडवर्ब। उसके बाद में यदि हम बात करें प्रेपोजिशन, क्या होगा? प्रेपोजिशन। इसको हम समझेंगे, ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे हम, ताकि आपको समझ में आए कि ये पूरी यात्रा यहां तक पहले आपको समझना है। उसके बाद हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच में जाना है, फिर हम आगे चलेंगे सेंटेंसेस और जो फ्रेजेस वगैरह है ना, आगे की तरफ हम बढ़ेंगे। उसके बाद आप देखें कंजक्शन, और सबसे लास्ट में हम देखते हैं इंटरजेक्शन। इसमें आर साउंड को नहीं बोलेंगे, इंटरजेक्शन। टोटल वी हैव 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश। यहां तक बात समझ में आई? अच्छी तरह से समझ में आया होगा। वापस देखें एक बार, शुरू कहां से किया हमने कि इंग्लिश क्या होती है? कि एक लैंग्वेज होती है। लैंग्वेज में क्या होता है? कि साउंड क्रिएट होती है। साउंड 2 प्रकार की होती है, मीनिंगलेस, मीनिंगफुल होती है। उसके बाद आप देखें लेटर्स, ये मीनिंगफुल साउंड किससे क्रिएट होती है? कि लेटर्स से होती है। लेटर्स कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। लेटर्स को क्या कहते हैं? अल्फाबेट कहते हैं। ये 2 प्रकार के हैं, वाउल्स और कॉन्सोनेंट। इनसे क्या बनता है? वर्ड बनता है। वर्ड क्या होता है? मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स होता है। अब यहाँ से हम समझते हैं कि ये इतने प्रकार के इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच पाए जाते हैं जो किसी सेंटेंस को बनाने में मदद करते हैं, है ना। अब हम इसमें ये समझेंगे यहाँ पर कि ये सब चीज़ें क्या होती है। अब इसका एक
स्क्रीनशॉट लें ताकि आप सहेज करके इसको रख सकें, आपको आगे दिक्कत ना आए। अब हम इसमें एंटर करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में। सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करते हैं नाउन क्या होता है। तो दोस्तों हमें पता है, जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं नाउन की। बस इतना समझना है, नाउन नेमिंग वर्ड्स है, ये नेमिंग वर्ड है। संसार में, ब्रह्मांड में किसी भी वस्तु जो स्थित है, जिसका कोई नाम है, अगर जिसका कोई नाम है तो वो नाउन है, यानी कि नाम है तो नाउन है। यानी कि कोई भी वस्तु, स्थान, जगह का नाम है, वस्तु है, कोई भी है। दोबारा से समझें आप, किसको कहेंगे हम नाउन? नाउन नेमिंग वर्ड्स। सबसे पहले हम समझते हैं नंबर 1 नाउन। नाउन क्या है? नेमिंग वर्ड्स, यानी कि किसी को नाम देना, नाम देने वाला शब्द। जैसे अगर मैं कहूँ पेन, गाय, स्कूल, टेबल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, बाइक, ओशियन, सी, ये सब क्या है? फादर, मदर, मोहन, रमेश, आकाश, ये सब क्या है? नाउन है। जहाँ पर भी नाम का उपयोग किया जाता है वो क्या होगा? नाउन होगा। नंबर 2, अब हम बात करते हैं प्रोनाउन की। प्रोनाउन क्या करता है? रिप्लेस करता है, रिप्लेसेस नाउन। ये क्या करता है? हमेशा रिप्लेस करता है। किसको रिप्लेस करता है? नाउन को रिप्लेस करता है। बस इतना ध्यान रखना। जैसे कि मान लो आपने बोला सीता, अब सीता की जगह आप सी यूज करें, हर यूज करें, है ना, तो वो क्या होगा? प्रोनाउन होगा। राम बोला, राम के लिए ही, हिज, हिम का उपयोग कर रहे हो। लोग बोला आपने, तो पीपल के लिए आपने दे, देर, देम का यूज किया। ये क्या कहलाएगा? प्रोनाउन कहलाएगा। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। डिटेलिंग हम पर्टिकुलर जब ये हम पढ़ेंगे नाउन, प्रोनाउन वगैरह, उसमें हम डिटेलिंग करेंगे। अभी सिर्फ आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेना है। नंबर 3 पे हम बात करते हैं एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव क्या होता है? ये हमेशा क्या करता है? ये हमें इंफॉर्मेशन देता है, इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन और pronoun. Always it gives us information. Adjective क्या होता है? Is an information about noun और pronoun. यानी कि ये adjective जो है वो हमेशा क्या करता है कि आपको noun और pronoun के बारे में information देता है। बस इतना ध्यान रखें। अब यहाँ इंफॉर्मेशन से मतलब क्या है? जैसे मैं आपसे ये कहूँ कि ये एक मार्कर है, ठीक है। अब मैं ये कहूँ कि एक काला मार्कर है, तो आप देखें ये मार्कर है। अब आपके पास एक नई इंफॉर्मेशन आई, कैसा है भाई? काला है। एक नई इंफॉर्मेशन आई ना, तो ये क्या हो गया? काला। ये एक एडजेक्टिव है। अब मेरे पास एक खटारा कार है, मेरे पास एक खटारा कार है। अगर मैं ऐसा कहता हूं तो आप देखें कि मेरे पास एक कार है, कार एक नाउन है, लेकिन आपके दिमाग में उस कार की इमेज को क्लियर करना या उसके बारे में आपको और अधिक इंफॉर्मेशन देने का काम किसने किया? खटारा। तो कार कैसी है? खटारा। तो खटारा शब्द भी क्या हो गया? इसका एडजेक्टिव हुआ। आया समझ में? इसी तरीके से अगर ये मैं कहूँ कि मेरे पास एक सफ़ेद हाथी है, तो अब हाथी तो नाउन है, लेकिन नाउन की इमेज आपके दिमाग में और क्लियर क्या हुई? सफ़ेद। तो ये इसका क्या हो गया? एडजेक्टिव हुआ। आया समझ में? इसी तरह से आपको ये समझना होगा कि एडजेक्टिव जो है वो क्या होते हैं? ये इंफॉर्मेटिव वर्ड्स होते हैं दैट ऑलवेज टेल्स अस अबाउट नाउन और प्रोनाउन, दैट ऑलवेज गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन और प्रोनाउन। आजकल हम जो पढ़ते हैं इनमें, तो आप देखो इसको हम डिटर्मिनर्स के रूप में भी पढ़ते हैं, और कई बार इसकी एक अलग से ब्रांच निकाल दी जाती है जिसको हम आर्टिकल भी कहते हैं। तो नाउन कैसा है? रूप। नाउन जो है कैसा है? उसका रूप कैसा है? रंग कैसा है? गुण कैसा है? दोष कितना है? आकार प्रकार कैसा है? कौन सा है? कैसा है? कितना है? ये सारी चीज़ें अगर हमें किसी नाउन के बारे में पता चलती है तो वो शब्द कौन सा होगा? एडजेक्टिव होगा। उसके बाद देखें नंबर 4 पर हम बात करते हैं वर्ब। अब वर्ब से आप मतलब सिर्फ इतना समझें
एक्शन वर्ड्स, जिसमें काम के होने के बारे में हम बात करते हैं, एक्शंस के बारे में बात करते हैं। और ये हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि हमने वर्ब के 6 रूपों को पढ़ा है। ये हम प्रीवियस जो वीडियो लेक्चर्स है उसमें हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद नंबर 5 पे आप देखें एडवर्ब। अब ये जो एडवर्ब होता है वो क्या होता है? ये हमेशा क्वालिफाई करता है। किसको क्वालिफाई करता है? ये 3 चीजों को क्वालिफाई करता है। किस किस को क्वालिफाई करता है ये ध्यान रखना। मतलब एडवर्ब जो है वो हमें बताता है, जानकारी देता है। किसके बारे में जानकारी देता है? तो वो 3 चीजें हैं। नंबर 1, ये हमें वर्ब के बारे में जानकारी देता है, यानी कि वर्ब को क्वालिफाई करता है। उसके बाद ये हमें एडजेक्टिव के बारे में भी जानकारी देता है। फिर खुद एडवर्ब के बारे में भी जानकारी देता है, यानी कि ये तीनों के बारे में हमें सूचना देता है। तो एडवर्ब क्या करता है? ये क्वालिफाई करता है। किसको? वर्ब को करता है, एडजेक्टिव को करता है और एडवर्ब को करता है। कैसे? इसको हम थोड़ा सा समझते हैं उदाहरण के द्वारा। जैसे पहले हम बात करते हैं कि ये वर्ब को कैसे क्वालिफाई करता है। तो आप समझो, मैं आपको धीरे पढ़ाता हूं, ठीक है ना। तो अब आप इसमें देखो काम क्या हो रहा है? पढ़ाने का मैनर क्या है? धीरे। तो ये जो धीरे वर्ड है ये वर्ब से रिलेट हो रहा है। वो क्या हो गया? ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, उसके मैनर को शो कर रहा है। ये एडवर्ब है, ठीक है। इसी तरीके से देखो, राम एक अच्छा लड़का है। लड़का नाउन है, वो अच्छा है, अच्छा एडजेक्टिव है, ठीक है ना। अब वो एडजेक्टिव है तो अब आप देखो उससे पहले हमने लिखा बहुत अच्छा लड़का है। तो लड़का, अच्छा, बहुत। तो अब इसका मतलब ये बहुत शब्द क्या है? ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? उसमें अच्छे शब्द को जो हमने उसमें यूज किया। अब ये अच्छा, ये शब्द क्या है? एडजेक्टिव है, ठीक है ना। अब आप उसमें देखो आगे लिखा हमने, बोला कि बहुत अच्छा है। तो बहुत अच्छा, जो बहुत शब्द है वो क्या है? एडवर्ब। कितना अच्छा है? बहुत अच्छा है। तो राम एक अच्छा लड़का है, तो अच्छा तो एडजेक्टिव हुआ। राम एक बहुत अच्छा लड़का है, तो अब आप इसमें देखें ये बहुत शब्द क्या है? एडवर्ब है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब अगर मैं इस तरह से आपको कहूं कि एक हाथी धीरे धीरे चल रहा है, ध्यान से सुनना, एक हाथी धीरे धीरे चल रहा है। काम क्या हो रहा है? चलने का हो रहा है, वर्ब है, ठीक है ना। ये वर्ब है, लेकिन कैसे चल रहा है? धीरे चल रहा है, ठीक है। धीरे चलना क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। कितना धीरे चल रहा है? धीरे धीरे, यानी कि धीरे भी ज्यादा धीरे चल रहा है। तो इसमें हमने देखा कि हमारे यहां पर हाथी धीरे धीरे चल रहा है, इसका मतलब है चलना वर्ब है, उसको डिस्क्राइब किसने किया? दूसरे धीरे ने किया। फिर उसके साथ एक और शब्द, धीरे शब्द जुड़ा हुआ है, वो क्या है? एडवर्ब होगा। बात समझ में आ गई? जैसे मैं आपको धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं, पढ़ाना क्रिया है, उससे पहले धीरे एक शब्द आया, वो क्या है? एडवर्ब है। अब उस एडवर्ब को भी एक और धीरे शब्द आ रहा है, धीरे, वो भी एडवर्ब है। तो एडवर्ब क्या करता है? वर्ब को क्वालिफाई या मॉडिफाई करता है, वो एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई और मॉडिफाई करता है। इसके साथ साथ ये खुद एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है। ये आपको समझना पड़ेगा। आया समझ में? उसके बाद देखें, इसके बाद हम लेंगे एडवर्ब के बाद में प्रेपोजिशन। तो एक बार इसका एक स्क्रीनशॉट लें, फिर हम इससे आगे चलते हैं कि ये प्रेपोजिशन होता क्या है। अब प्रेपोजिशन जो शब्द है वो बनता कैसे है? देखो, नंबर 6 पर हमने लिया प्रेपोजिशन। अब वैसे तो हम जानते हैं कि 2 शब्दों से मिलकर के बनता है, प्री प्लस पोजीशन। लेकिन ये होता क्या है? ये क्या करता है? रिलेट्स। ये क्या करता है? रिलेट्स करता है नाउन और प्रोनाउन को।
ये रिलेशन शो करता है। आप कह सकते हो कि ये संबंध शो करता है। किसके बीच में? नाउन और प्रोनाउन के बीच में जो रिश्ते होते हैं उनको शो करता है। कैसे? बस ये थोड़ा सा आपको समझना है। हिंदी में जो काम कुछ विभक्तियां करती है, ध्यान देना दोस्तों, वही काम अंग्रेजी में कौन करता है? प्रीपोजिशन करता है। जैसे अगर मैं ये कहूं कि आपसे पूछूं कि भैया बताओ कि मार्कर कहाँ है, आपका जवाब होगा कि मार्कर हथेली पर है। ठीक है ना? अब अगर मैं ये कहूं कि चलो इस सेंटेंस में से पर को हटा दो, अब आपका सेंटेंस क्या होगा? मार्कर हथेली है। क्या आपने इस नाउन का इस नाउन के साथ संबंध को स्पष्ट किया? नहीं किया ना। क्यों नहीं किया? मतलब क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने पर को हटा दिया। ध्यान देना, यही पर जैसा शब्द अंग्रेजी में कहीं आता है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन करते हैं। और हिंदी में इसी को हम क्या कहते हैं? विभक्तियां कहते हैं। ठीक है ना? अगर मैं ये कहूं कि आपके पिताजी कहाँ हैं, और आप मुझे अगर ये कहो कि पापा जी कमरे में हैं या पिताजी कमरे में हैं, अब आप एक काम करें, इसमें से मैं शब्द को गायब कर दें और सेंटेंस बोलें, पिताजी कमरा हैं या कमरे हैं। तो पिताजी और कमरा ये दोनों नाउन हैं, दोनों के बीच में रिलेशन स्पष्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने क्या हटा दिया? वहां से में शब्द को हटा दिया। वो एक विभक्ति थी। और अंग्रेजी में ठीक वैसा ही काम यदि कोई करता है तो वो क्या कहलाएगा? वो प्रीपोजिशन कहलाएगा। बस आपको इतना समझना है। जैसे मान लो मैं आपको मैं डस्टर यहाँ रखूं और आपसे पूछूं कि डस्टर कहाँ है, आप कहोगे कि डस्टर सिर पर है। अब अगर मैं कहूं यहाँ से पर हटा दो, तो आप क्या कहेंगे? डस्टर सर है। जो रिलेट्स करने वाले शब्द था उसको हमने हटा दिया। तो अब जिस नाउन की स्थिति के बारे में आप जानना चाहते हैं वो स्पष्ट नहीं होगी। जब स्पष्ट नहीं होगी तो फिर सेंटेंस जो है वो गड़बड़ हो जाएगा, वो अनर्थपूर्ण हो जाएगा, यानी कि अर्थ नहीं देने वाला हो जाएगा, अर्थ स्पष्ट नहीं होगा। इसलिए दो नाउन्स के बीच में या नाउन्स और प्रोनाउंस के बीच में अगर उसके संबंध को स्पष्ट करना है, उनके बीच के संबंध को स्पष्ट करना है, तो अंग्रेजी में हम प्रीपोजिशन का उपयोग करते हैं। और हिंदी में वही काम कौन करता है? विभक्तियां करती है। आया समझ में? अब हम उससे आगे चलते हैं। अब उसके बाद आप देखें एक शब्द आता है कंजक्शन। ये कंजक्शन जो शब्द है ये क्या करता है? ये कंजक्ट से बना है। इसका अर्थ ही क्या होता है? जोड़ना। और इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? इसको हम कनेक्टिंग वर्ड कहते हैं। अब ये जोड़ता है। क्या करता है? ये जोड़ता है। किसको जोड़ता है? ये जोड़ता है, वो नाउन हो सकते हैं, प्रोनाउन हो सकते हैं, या यूं कहें कोई शब्द हो सकता है, वाक्य हो सकता है, वाक्यांश हो सकता है ना? किसी को भी जोड़ने का काम यदि करे तो वो क्या कहलाएगा? कनेक्टिंग वर्ड, और उसको हम कंजक्शन कहते हैं। जैसे मान लो मैंने लिखा राम एंड मोहन, राम एंड मोहन। आप देखें राम को मोहन के साथ जोड़ने का काम किसने किया? एन ने। तो ये क्या काम करेगा यहाँ पर? ये कंजक्शन का काम करेगा। आया समझ में? तो ये था आपका कंजक्शन जो कि नंबर 7 पे था। अब हम उससे आगे चलते हैं और सबसे लास्ट में आता है इंटरजेक्शन। अब ये इंटरजेक्शन होता क्या है थोड़ा सा हम समझेंगे। यहां थोड़ा सा हम रुक करके समझने का प्रयास करें। क्या होता है? आप कभी भी अपने आप को ऐसी स्थितियों में पाते होंगे कि आपके मुंह से अचानक से बिना सोचे समझे कोई शब्द निकल जाए। ऐसा कभी हुआ होगा? मानो अचानक से आपकी टेबल के नीचे से कोई मगरमच्छ निकल कर के आ जाए, अरे 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 बाप रे, ऐसा निकला होगा। आप जब बोलते हो ना अरे, तो ऐसे ही शब्द, चाहे वो ओ हो, चाहे ओ हो, है ना, या एलास हो, या कोई और शब्द हो, ऐसे शब्द जो सडन फीलिंग, जो आपकी सडन फीलिंग्स है उसको शो करे,
सडन फीलिंग को शो करे, और ये जो सडन फीलिंग है, ये जो सडन फीलिंग्स है, ये फोर्स के साथ इन शब्दों से निकले। ओ, अरे, अलास, है ना, हम ऐसे बोलते हैं, हिंदी में भी ऐसे शब्दों का हम यूज करते हैं। यही शब्द क्या कहलाते हैं? इंटरजेक्शन कहलाते हैं। पर इसमें एक खासियत क्या है? इसके ठीक बाद में एक्सक्लेमेटरी मार्क आता है। तो जब भी आप सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करना चाहें, अचानक से आता है। और इसमें एक चीज जो है वो हमेशा ध्यान रखें कि ये बिना सोचे समझे, आप इसको कभी सोच समझ करके नहीं बोलते, अचानक से बोलते हो, बिना सोचे समझे। जब आप इस तरह के शब्द किसी विशेष स्थितियों में अपने आप को पाने पर बोलते हो या उनका यूज करते हो, तो वो क्या कहलाता है? वो इंटरजेक्शन कहलाता है। उम्मीद है कि आपको हमारा ये सेशन पसंद आया होगा। यहाँ हमने कोशिश की है कि अंग्रेजी में पार्ट्स ऑफ स्पीच का रोल क्या होता है, वहाँ तक के सफ़र को आपको पूरा करवाने की कोशिश की है, आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच तक लाने की कोशिश की है। उसके बाद हम सेपरेट वीडियो लेक्चर में इनको अलग डिस्कस करने वाले हैं। आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा दोस्तों। अगर ऐसा है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कुछ भी अगर आपको जानना हो तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।